हेलो एवरीवन, मेरा नाम शाहिद है और आज के व्लॉग में मैं आप लोग को लेके चलूंगा एक ऐसे शहर में जो कभी रोमन एम्पायर की शान हुआ करता था। वेलकम टू पर्ज, एशियंट सिटी। अंटालिया के पास एक हिडन ट्रेजर जहां हर पत्थर एक कहानी सुनाता है। लेकिन आज मैं आप लोग को रोमन एम्पायर की एक थोड़ी अलग कहानी सुनाऊंगा। आज से लगभग 2000 साल पहले यहाँ पे एक क्रिकेट ग्राउंड हुआ करता था। उस टाइम पे इंडिपेंडेंट वुमेन लोग को क्रिकेट खेलने की आज़ादी नहीं थी, क्योंकि डिपेंडेंट मैन लोग का मानना था अगर वुमेन क्रिकेट खेलेगी तो खाना कौन बनाएगा। तो वुमेन लोग खाना बनाती थी और मैन लोग खाना खा के क्रिकेट खेलते थे और छक्का मारते थे। लेकिन जब उनकी टीम हारने लगती थी तो यहाँ का अंपायर अपनी मेंस टीम को जिताने के लिए बहुत रोता था और तभी से अपोजिशन टीम ने उसको रो मैन अंपायर के नाम से बुलाने लगी। तो चलिए पर सिटी में रोते हुए मैन को अपने सिली जोक से हंसा के करते हैं व्लॉग को स्टार्ट। मैं इस्तांबुल से अंटालिया कैसे आया वो मैं अपने फ्यूचर के व्लॉग में कवर करूंगा, लेकिन उसके साथ अभी मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, इसलिए मैं प्रेजेंट की बात करूंगा। तो अभी मैं टर्की के अंटालिया सिटी में अपने होटल रूम में हूँ जो मुर्तपासा एरिया में है। इंट्रो से आप लोगों को पता ही चल गया है। मैं आज जाने वाला हूँ रोमन एम्पायर की पर्स सिटी में, जो यहाँ से अप्रोक्स 18 किलोमीटर दूर है। आप लोग बस और ट्रेन करके जाओगे तो 1 घंटा लगेगा और अगर बस छूट गई तो 2 घंटा भी लग सकता है, लेकिन वही कैब से जाओगे तो 20 से 25 मिनट में पहुंच जाओगे। बस कैब को मत छोड़ना, क्योंकि छोड़कर तो वो गई थी तो ये उसकी गलती है। लेकिन आज के दिन मेरी सबसे बड़ी गलती ये है कि मैं सुबह में 11 बजे उठा हूँ। सुबह में लेट उठने की वजह से होटल का ब्रेकफास्ट तो ऑलरेडी स्किप हो गया। शिट यार, आज का ब्रेकफास्ट का पैसा तो वेस्ट हो गया। तो मैंने सोचा रास्ते में ही कुछ खा लूंगा। यहाँ मुझे एक डोनर की शॉप दिख गई तो मैं वहाँ रुक गया और मैंने वहाँ से मेंदू वड़ा ले लिया। मजाक कर रहा हूँ भाई, यहाँ मेंदू वड़ा नहीं मिलता है। एक्चुअली मैंने मसाला डोसा ले लिया जिसके अंदर चिकन था। इस्तांबुल और अंटालिया के फूड में मुझे एक ही डिफरेंस दिखा, टेस्ट तो दोनों का सेम ही है लेकिन प्राइस ऑलमोस्ट 50% कम है। तो मसाला डोसा खा के मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। अब आराम से पर्थ सिटी को एक्सप्लोर करूंगा। अभी मैं पर्थ सिटी के एंट्रेंस के पास पहुंच गया हूँ। आप लोगों को एंट्री के पास ही एक 3D मॉडल दिखेगा, जिससे आप लोग को बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा। लेकिन एक्चुअल में देखने के लिए आप लोग को टिकट लेना पड़ेगा, जो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से ले सकते हो। पर जब वो ऑनलाइन रहने के बाद भी रिप्लाई ना करे तो ऑनलाइन टिकट लेने का क्या फायदा। इसलिए मैंने काउंटर से ही टिकट ले लिया, जिसकी एंट्री फीस 11 यूरो है। और अगर टाइमिंग की बात करें तो ये साइट सुबह 8 बजे से शाम के 6:30 बजे तक पब्लिक के लिए ओपन रहती है। लेकिन बेस्ट टाइम विजिट करने का है मॉर्निंग में 8 से 10 बजे तक का ही, जब धूप थोड़ी कम होती है। लेकिन मैं तो 1 बजे यहाँ पहुंचा हूँ। आज धूप इतनी कड़क है, एकदम सॉलिड एज डक। मेरा तो पल पल जीना माहौल हो गया है। अब मैं होश में आता नहीं और सुकून ये दिल क्यों पाता नहीं। कहीं मेरी मौत धूप की वजह से तो नहीं हो जाएगी। लेकिन मरने से पहले चलो थोड़ा पर्थ सिटी की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। ये सिटी लगभग 3000 साल पुरानी है। जैसे लड़की की डीएम में रैंडम लोग घुस जाते हैं, वैसे ही यहाँ भी लोग बिना बुलाए आ जाते हैं। लड़की से मेरा मतलब है खूबसूरत लड़की, सेम इस पर्थ सिटी की तरह। तो सबसे पहले ये हिट्टिटिस टाइम पे स्टैब्लिश हुई थी और हॉनेस्टली इस नाम में मुझे सिर्फ एंड के 4 वर्ड ही समझ में आया। उसके बाद ग्रीक सेटलर्स यहाँ आए और उन्होंने इस जगह को दोबारा रिबिल्ड करके प्रॉपर तरीके से सेटल किया। फिर आया रोमन एम्पायर का टाइम। अब एम्पायर है तो स्टेडियम तो बनेगा ही ना भाई। और तब पर सिटी अपने गोल्डन एज में था। 333 BC में अलेक्जेंड्रा द ग्रेट ने इस सिटी को कॉन्कर किया था। यानी कि ये BCMC वाली गाली उसी टाइम से चल रही है। और 2nd सेंचुरी AD में पर्ज एक कल्चरल और कमर्शियल हब बन गया था। भाई लोग ये दूसरा वाला हब है। चलो अब जानते हैं पर्थ सिटी के आर्किटेक्चर और अट्रैक्शन के बारे में। भाई लेकिन कुछ भी बोलो, अट्रैक्टिव तो वो दिखती थी। मैं अपने नॉर्थ पोल को उसके साउथ पोल के पास जाने से रोक ही नहीं पाता था। आंखों की बात कर रहा हूँ। यहाँ से मेरे पीछे साउथ साइड में आप लोग देख सकते हैं ट्विन टावर। ये एंट्रेंस 3rd सेंचुरी BC का है। यार एक बात समझ नहीं आती, पुराने जमाने में लोग हर चीज में BC क्यों बोलते रहते थे। भाई इमेजिन करो, इस रास्ते से अलेक्जेंड्रा द ग्रेट और रोमन सोल्जर्स गुजरते थे, लेकिन अब वो हमेशा के लिए गुजर गए हैं। और अगर धूप ऐसी ही रही तो लगता है मैं भी हमेशा के लिए यहीं गुजर जाऊंगा, वो भी बिना रिच हुए। और बात करें पर्थ सिटी की तो यहाँ के लोग इतने रिच थे, इन लोग ने अपनी सिटी के गेट्स और फाउंटेन्स भी मार्बल से बनवाए थे। और वो कोई ऐसा वैसा मार्बल नहीं था, वो एकदम वैसा मार्बल था। और ये सिर्फ और सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं, बल्कि अपनी लग्जरी लाइफ को दिखाने के लिए। मतलब उस टाइम पे भी लोग बहुत शो ऑफ करते थे। ये थी पर्थ सिटी की मेन स्ट्रीट। दोनों साइड वैसे वाले मार्बल के कॉलम और बीच में वाटर चैनल था ताकि सिटी ठंडी रहे। लेकिन अब लगता है उसका कूलिंग सिस्टम खराब हो गया है, इसलिए सिटी ठंडी की जगह गर्म हो गई है। और गर्मी से बचने के लिए मैं यहाँ स्टेडियम में आया, लेकिन यार यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा धूप है। दोपहर का टाइम और आसपास देखो तो कहीं दूर तक कोई नहीं। यहाँ का क्लाइमेट मेरे ख्याल से हॉटर और हॉटेस्ट रहता है। अगर मैं यहाँ बेहोश हो गया तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। इस स्टेडियम की कैपेसिटी 12,000 लोगों की थी और यहाँ पे होती थी ग्लैडिएटर फाइट और स्पोर्ट्स इवेंट्स। इन शॉर्ट कहूँ तो ये उनके टाइम का एशियंट एंटरटेनमेंट हब था। फिर से बोल रहा हूँ भाई, ये दूसरा वाला हब था। वैसे पुरानी हॉलीवुड मूवी में आपने जरूर देखा होगा, 2 वॉरियर्स अपोजिट डायरेक्शन में घोड़े पे बैठ के हाथ में स्पीयर लेके एक दूसरे की तरफ दौड़ते थे और स्पीयर सीधा एक दूसरे के पेट में घुसा देते थे। और पब्लिक लोग चीयर कर रही होती थी जब तक कि वो फाइटर उन लोग की फैमिली मेंबर का ना हो। ऐसा लग रहा है जैसे मैं पास्ट में चले गया हूँ और मैं एक योद्धा नहीं शूरवीर योद्धा की तरह यहाँ पे सबसे फाइट कर रहा हूँ। और मेरे दोस्त लोग
मालिक हमें बचा लो मालिक करते हुए मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं। इतनी फाइटिंग करने के बाद अब तो बॉडी भी थक गई है। सोचा चलो थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं, और रिलैक्स करने के लिए रोमन बाथ से बेहतर जगह और कहाँ होगी। ये है रोमन बाथ। उस टाइम पे पब नहीं हुआ करता था, इसलिए लोग बाथ टब में आके नहाते थे। सोचो 2000 साल पहले यहाँ पे हीटिंग सिस्टम और हॉट कोल्ड पूल्स बने हुए थे। कूल का तो पता नहीं, लेकिन हीटिंग सिस्टम अभी मस्त काम कर रहा है। इतना अच्छा है कि लगता है मैं ही मेल्ट हो जाऊंगा। लेकिन सच कहूँ यहाँ सब कुछ एकदम लग्जरी था। इन लोग की लाइफस्टाइल इमेजिन करके तो मुझे थोड़ी जलन होने लगी है। हालांकि मैं बहुत साफ दिल का इंसान हूँ, फिर भी वो तो अच्छा हुआ मेरे दोस्त लोग नहीं आए, क्योंकि उन लोग का तो दिल भी इतना साफ नहीं है। उन लोग को साफ करने के लिए उन लोग का दिल साफ करने के लिए सोचा मैं भी मार्केट से कोई फिल्टर ले आता हूँ। और ये है पर्थ सिटी का मेन मार्केट, आगोरा। ये था उनका शॉपिंग मॉल, जहाँ पे ट्रेडर्स लोग स्पाइस वाइन सिल्क बेचा करते थे। मैं आप लोग को यहाँ की एक सिली स्टोरी सुनाता हूँ। एक खड़ूस बॉस जो हमेशा रोता रहता था, उसकी एक कपड़े की शॉप थी, और जहाँ दो लड़कियां कपड़े सिलती थी, और दोनों का टॉपिक हमेशा एक ही, कपड़े सिलना। एक दिन दोनों इतनी बातें करने लगी कि कपड़े सिलना ही भूल गई। बॉस हर दिन टीम्स पे कॉल करके चेक करता था किसने कितने कपड़े सिले। रिव्यू मीटिंग में जब उसको पता चला तो सीधा भड़क गया, तुम लोग ने कपड़े क्यों नहीं सिले? लड़कियां ने रीजन बताया। बॉस और भी गुस्सा हो गया, बोला मुझे कपड़े नहीं सिलने के इतने सिली रीजन मत दो। बोल के थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है और फ्लैशबैक में चले जाता है कि कैसे वो अपने ऑफिस फ्रेंड के साथ सिली बातें करता था और स्माइल करता है। जब ये सिटी इतनी वेल डेवलप थी तो ऐसा क्या हुआ कि आज ये सिर्फ रूम्स में बदल के रह गई है। 5th सेंचुरी एडी में ये सिटी धीरे धीरे गिरते गई, नदी भर गई, ट्रेड रूट बदल गए, और लोग अंटालिया मूव कर गए। लोग तो चले गए लेकिन अपनी यादें छोड़ गए, और आज भी इन पत्थरों में गूंजता है एक पूरे सिविलाइजेशन का इको। पर्ज मुझे एक बात सिखा गया, कोई भी शहर सिर्फ पत्थरों और इमारतों से नहीं बनता, बल्कि उन कहानियों से जिन्हें लोग पीछे छोड़ जाते हैं। हर कदम पे लगा जैसे मैं अपने वक्त का एक टुकड़ा खोज रहा हूँ। शायद हम इसीलिए ट्रैवल करते हैं, नए शहर देखने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को दोबारा पाने के लिए। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नए एक्सपीरियंस के साथ।